देखिएगा भाई, अब अगर मैं इसमें देखूं, अगर इसमें पूरे को एक को भी एक साथ भी मैं बना सकता हूं, देखो कैसे, अगर आप चाहें तो पूरे को एक साथ बना सकते हैं, लेकिन मैंने अलग में ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। अब एक साथ बनाने की अपन को आवश्यकता है नहीं, मैंने बता भी दिया उसके अंदर किस तरह से अपन एक साथ भी उसके अंदर बना सकते थे कंपोनेंट्स को। अब देखिएगा, संवेग संरक्षण का नियम लगाएं अपन एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, दोनों के लिए। तो देखिएगा, एक्स अक्ष पर संवेग संरक्षण के नियम से, अगर एक्स अक्ष पर अपन संवेग संरक्षण के सिद्धांत से कहें, या चलो सिद्धांत लिख देते हैं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, अगर एक्स अक्ष पर संवेग संरक्षण के सिद्धांत से अगर अपन बात करें तो देखिए एक्स अक्ष पर क्या क्या कंपोनेंट्स है, m1 u1 cos α1, टक्कर से पहले का कुल संवेग m2 u2 cos α2, ये बराबर होगा टक्कर के बाद के कुल संवेग, यानी कि m1 v1 cos β1 m2 v2 cos β2। गौर कीजिए एक ही डायरेक्शन में थे तो इसलिए प्लस हो जाएंगे, टक्कर के बाद के भी और टक्कर से पहले के भी। फिर अपन बात करेंगे किसके लिए, y अक्ष के लिए, एक्स अक्ष पर संरक्षण के सिद्धांत से, तथा y अक्ष पर संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। y अक्ष पर अगर अपन संवेग संरक्षण के सिद्धांत से देखें तो देखिएगा आप, टक्कर से पहले जो साइन वाले कंपोनेंट से सेम डायरेक्शन में थे, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर थे, और टक्कर के बाद वाले भी उसी डायरेक्शन में थे, यानी टक्कर से पहले का कुल एक्स अक्ष पर संवेग, टक्कर के बाद का कुल एक्स अक्ष पर संवेग अपने देख लिया। इसी तरह से y अक्ष पर टक्कर से पहले का कुल संवेग और y अक्ष पर टक्कर के बाद का कुल संवेग अपन क्या करेंगे, इसमें इक्वल करेंगे। तो देखिएगा m1 u1 sin α1 प्लस m2 u2 sin α2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा m1 v1 sin β1 प्लस m2 v2 sin β2। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। अगर इक्वेशन नंबर 2 आ गई है तो देखिए अपन ने क्या लिखा है इसमें, m1 u1 sin α1 प्लस m2 u2 sin α2 इज इक्वल टू m1 v1 sin β1 प्लस m2 v2 sin β2। इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। अगर चूंकि टक्कर कैसी है, प्रत्यास्थ है, तो गति ऊर्जा भी क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। तो देखो, चूंकि टक्कर प्रत्यास्थ है, इसलिए चूंकि टक्कर प्रत्यास्थ है, ये लिख देते हैं अपन, चूंकि टक्कर प्रत्यास्थ है जिसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, इसलिए क्या लिखेंगे अपन, टक्कर से पहले की कुल गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा। तो देखो टक्कर से पहले कितनी होगी, पहले पिंड की हाफ m1 u1 स्क्वायर। ध्यान रहे गतिज ऊर्जा के घटक नहीं बनाएंगे क्योंकि गतिज ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि, अपन प्रूफ कर चुके हैं। हाफ m2 v2 का हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ये आ गई है समीकरण नंबर 3। हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहां तक कि मेरे पास ये 3 समीकरण आ गई है। अब इन 3 समीकरणों की सहायता से अपन तिर्यक टक्कर संबंधी किसी भी समस्या को अपन हल कर सकते हैं, उनके क्वेश्चनों को अपन हल कर सकते हैं। यहां अपन ने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसी टॉपिक को एक विशेष रूप से और अपन पढ़ेंगे जिस पर कि अपनी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल नंबर 6.13 दिया हुआ है।
एग्जाम्पल नंबर 6.13 के अंदर इस टॉपिक को दे रखा है। अपन क्या करेंगे, उस टॉपिक को टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं, थ्योरी के रूप में, फिर उस एग्जाम्पल को अपन उस कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे, सीधा हल करेंगे ताकि छोटा क्वेश्चन के रूप में वो बन जाए। तो अपन इसी को आगे अपन पढ़ें तो वो पढ़ेंगे अपन विशेष स्थिति के रूप में, यानी स्पेशल केसेज के रूप में। तिर्यक टक्कर या द्विविमीय टक्कर का अपन क्या पढ़ रहे हैं अब इसके अंदर, विशेष स्थिति यानी स्पेशल केसेज, उसको अपन डिस्कस करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि न्यूमेरिकल मोस्टली इस स्पेशल केस पर ही बनते हैं और इस पर ही अपने पास अच्छे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। वो क्या और कैसे हैं वो देखिएगा। देखिएगा भाई, विशेष केस, ये विशेष स्थिति, तिर्यक टक्कर में अपन पढ़ रहे हैं विशेष स्थिति। स्पेशल केसेस, स्पेशल केस। ये विशेष स्थिति ये है, ये स्थिति ये कह रही है कि एक स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, उसको जो स्थिर है उसी के एक अन्य दूसरा स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड क्या कर रहा है, टक्कर मार रहा है। तो टक्कर के बाद दोनों भिन्न कोणों पर जा रहे हैं, तो अपन इसके लिए कॉन्सेप्ट निकालेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि टक्कर के बाद ये परस्पर कैसे गति करते हैं, लंबवत गति करते हैं। यानी कि स्थिर द्रव्यमान के पिंड के अगर समान द्रव्यमान का पिंड प्रत्याश टक्कर कर रहा है तो टक्कर के बाद ये परस्पर कैसी गति करते हैं, लंबवत गति करते हैं। ये अपन को इसके अंदर प्रूफ करना है। तो देखिएगा, अब जरा इसको समझिएगा। एक बढ़िया और एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अपन अब करने जा रहे हैं। ये मैंने मान लिया कि m1 द्रव्यमान का कोई ये पिंड है, ये लीजिए मैंने क्या ले लिया है, कोई m1 द्रव्यमान का कोई पिंड है। इस रेखा के अनुदेश, इस लाइन के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, गति कर रहा है। और इस लाइन के अकॉर्डिंग ये गति कर रहा है और इसका जो वेग है वो वेग है u1। ये u1 वेग से क्या कर रहा है, पिंड गति कर रहा है। ये लो, इधर मैं x डैश कर देता हूं। एक अन्य जो दूसरा पिंड है जिसका कि द्रव्यमान क्या है, m है। भाई ये तो एक पिंड तो ये रहा मेरे पास, एक अन्य दूसरा पिंड उसका जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। यानी समान द्रव्यमान के ही दूसरे किसी पिंड से ये क्या कर रहा है, प्रत्याश टक्कर कर रहा है। इसका भी द्रव्यमान क्या है, m है। अब देखिएगा भाई, ये m है, u वेग से गति कर रहा है, इसका वेग क्या है, 0 है, इसके यहां टक्कर कर रहा है। ये लोहे में इसकी अक्ष बना देता हूं ऐसे। y डैश, ये मैंने इस तरह से इसके अक्ष बना देता हूं। तो देखिए यो इस तरह से x डैश, यहां m1 द्रव्यमान m द्रव्यमान का पिंड दूसरे समान द्रव्यमान के m द्रव्यमान के पिंड से जो कि इस तरह से टक्कर कर रहा है। टक्कर के बाद मैंने मान लिया कि m1 द्रव्यमान का पिंड ऐसे गया और m2 द्रव्यमान का पिंड ऐसे चला गया। अगर m1 द्रव्यमान का पिंड ऐसे गया है और उसने x अक्ष के साथ कितना कोण बनाया है भाई, β1 कोण बनाया है। तो देखिएगा, इसके अगर मैं कंपोनेंट्स करूं, घटक अगर बनाता हूं, तो देखिएगा ये m द्रव्यमान का तो है ये। अब ये पिंड, खैर सभी दोनों पिंडों के द्रव्यमान समान लिए हैं अपन ने। अब जरा इसके कंपोनेंट्स की अगर अपन बात करें, भाई टक्कर के बाद किस वेग से गया है, ये v1 वेक्टर वेग से। भाई टक्कर से पहले वेग तो क्या था इसका, u1 था। टक्कर के बाद वेग क्या हो गया इसका, v1 हो गया। तो v1 हो गया है तो इसके दो कंपोनेंट्स बना लीजिए। ये लो, वेग v एक सदिश राशि है। एक तो वेग का घटक ये बन जाएगा, वेग का घटक बन जाएगा, तो इसका मतलब संवेग का भी तो घटक आ जाएगा ये। यहां जो मेरे पास दूसरा जो कंपोनेंट्स बनेगा वो बन जाएगा संवेग का mv1। कितना है भाई ये एंगल, बीटा है, तो ये हो जाएगा cos β1। और दूसरा कंपोनेंट्स मेरे पास हो जाएगा mv1 sin β1। गौर करो यहां पर sin β1 ऊर्ध्वाधर ऊपर। अब जरा इसकी बात करें भाई, वही m द्रव्यमान का
अब इसका जो वेग है वो अब वेग कितना हो गया है भाई, v2 वेक्टर हो गया। अगर ये वेग v2 वेक्टर है तो अब देखो इसके भी अपन को घटक तो बनाने ही है। अगर घटक बनाने हैं तो देखो यहाँ एक ऐसे और ये ऐसे, एंगल यहाँ से इसका एंगल क्या है भाई, β2 है। अगर ये एंगल β2 है तो ये वाला जो कंपोनेंट्स हो जाएगा ये हो जाएगा mv2 cos β2 और ये हो जाएगा mv2 sin β2। ये अपने पास इस तरह से घटक हो गए हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड दूसरे m द्रव्यमान के स्थिर पिंड से क्या कर रहा है, प्रत्यास्थ टक्कर कर रहा है। टक्कर के बाद दोनों अलग अलग कोणों पर गए हैं। इसका कोण x अक्ष के साथ β1 है, इसका x अक्ष के साथ कोण क्या है, β2 है। मैंने इनके यहाँ पर ये v1 वेग से गया है, ये v2 वेग से गया है, इनके मैंने घटक बना लिए हैं। mv1 cos β1 संवेग सदिश राशि है। ये मान लो वेग के घटक बन रहे हैं, वही तो संवेग के घटक बन रहे हैं। m1 यहाँ ध्यान देना, ये वाले घटक परस्पर ऑपोजिट है यानी कि, और ये एक ही डायरेक्शन में है। अब अपन इसमें x दिशा में संवेग संरक्षण लगा देंगे, y दिशा में भी संवेग संरक्षण लगाएंगे और गतिज ऊर्जा संरक्षण लगाएंगे और समस्या को अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, तो अपन एक एक स्टेप्स को यहां कर देते हैं। पहले मैं यहां लिख देता हूं x दिशा में संवेग संरक्षण से। x दिशा में संवेग संरक्षण से। अब देखिएगा x दिशा में अगर मैं बात करूं तो टक्कर से पहले का कुल संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद का कुल संवेग। तो भैया गौर कीजिएगा, टक्कर से पहले का कुल संवेग तो क्या है, केवल यही पिंड गतिमान है। किस वेग से, u1 वेग से, यानी कि mu1। और दूसरा पिंड तो स्थिर है, संवेग 0 हो गया और x अक्ष में ही चल रहा है तो कोण का मान क्या है, 0 है। अब देखिएगा अब फिर इसके बाद टक्कर के बाद x अक्ष की बात करें तो m1 cos β1 m2 cos β2, सेम डायरेक्शन आ रही है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, m यहां पर देखो mv1 mv2 सही है, mv2 mm कर रखा सही है, तो ये हो जाएगा mv1 cos β1 प्लस mv2 cos β2। यहां आप इक्वेशन नंबर आप नाम दीजिएगा। इससे पहले जो मेरे पास इक्वेशन आई थी वो 3 इक्वेशन आ गई थी। गौर कीजिए, पहली इक्वेशन x अक्ष पर संवेग संरक्षण, y अक्ष पर संवेग संरक्षण, फिर गतिज ऊर्जा संरक्षण। उसके बाद फिर अपन स्पेशल केस पढ़ रहे हैं, तो स्पेशल केस में ये इक्वेशन नंबर मेरे पास बन जाएगी 4। इक्वेशन नंबर कैसी बन गई, 4। अब देखो भैया समीकरण नंबर जो 4 आई है, इसी से देखो m कॉमन आ जाएगा तो m से m कैंसिल, तो u1 इज इक्वल टू v1 cos β1 प्लस v2 cos β2। समीकरण नंबर ये क्या आ गई, 5 आ गई। फिर मैं बात करता हूं y दिशा में संवेग संरक्षण से। अगर y दिशा में देखें तो भैया y दिशा में तो वेग क्या है, इनका 0 है, क्योंकि y दिशा के अंदर कोई सा भी कण गतिमान नहीं है शुरू में। तो y दिशा के अंदर तो कंपोनेंट्स क्या है भाई, 0 है। ये लो y दिशा के अंदर इसका देखो आप संवेग कितना है, m1 v1 sin β1, m1 v1 sin β1। अब इसकी बात करें तो एंगल क्या हो गया, ऑपोजिट आ गया, इसकी तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई भाई। तो यानी कि मैं इस इक्वेशन को कैसे कह सकता हूं, प्लस, कुल संवेगी तो लेंगे अपन, तो देखो प्लस, ये इसको m ही लिख दो, प्लस mv2 साइन माइनस β2 लिखना पड़ेगा क्योंकि एंगल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर माइनस साइन β2 है यानी कि ये इक्वेशन बन गई है 0 इज इक्वल टू mv1 साइन β1 माइनस mv2 साइन β2। इक्वेशन नंबर ये आ गई है 6। और इस इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 6 आ गई है, इस इक्वेशन 6 के अंदर भी वही देखो m को कॉमन लेंगे तो इधर ये चल जाएगा। यानी इसके आगे की स्टेप्स को भाई मैं यहां सोल्व कर रहा हूं, यानी कि 0 इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन गया है, v1 साइन β1 माइनस v2 साइन β2, और ये हो गई है इक्वेशन नंबर 8।
ये लो भाई, इक्वेशन नंबर मेरे पास 6 भी आ गई है। ये तो इक्वेशन नंबर मेरे पास आ गई है कितनी, 5। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई है। अब मैं क्या जानता हूं कि टक्कर कैसी है भैया, प्रत्यास्थ है। तो गतिज ऊर्जा संरक्षण से टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा, टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो देखो टक्कर को मैंने कैसा लिया है, ये प्रत्यास्थ लिया है, इसलिए देखो गतिज ऊर्जा संरक्षण से, गतिज ऊर्जा संरक्षण से देखेंगे तो देखिएगा हाफ m u1 स्क्वायर प्लस हाफ m u2 का मान तो 0 है, क्योंकि दूसरा पिंड तो क्या था भाई, स्थिर था, इसलिए उसका मान तो क्या लिया जाएगा अपने पास, 0 लिया जाएगा। इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर हाफ m v2 स्क्वायर, फिर देखो हाफ m u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर, हाफ m u1 का स्क्वायर, यहाँ इसको इक्वेशन नंबर, चलो इसको 9 बाद में दे देंगे, इज इक्वल टू हाफ m को आपने कॉमन लिया हुआ है तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यानी कि u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या आ गई, 9 आ गई। यानी समीकरण नंबर 9 हो गई है u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अब एक स्टेप अपने पास बच रही है कि आप क्या करेंगे, समीकरण 8 और समीकरण जो 5 आई है मेरे पास, दोनों को वर्क करके क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे। किसको, समीकरण को, इन दोनों को। देखो समीकरण 3 तक मेरे पास पहले आ चुकी थी, ये समीकरण नंबर मेरे पास क्या बनी है भाई, 4 बनी है। 4 से मैंने ये 5 आ गई है, 5 तो ये है, और समीकरण नंबर 8 ये है, एक ये रही और एक ये रही। इन दोनों समीकरणों को मैं क्या कर रहा हूं, वर्क करके जोड़ देता हूं। आप एक बार इसे नोट कीजिए, यहां मैं स्टेप को लिख देता हूं। समीकरण 5 वे समीकरण 8 को वर्ग करके जोड़ने पर, देखो भैया समीकरण 5 और समीकरण 8 को अपन वर्क करके जोड़ रहे हैं, तो ये अपन को पहले थोड़ा साफ करना पड़ेगा। ये लो, देखो भाई समीकरण 5 व समीकरण 8 को वर्क करके जोड़ने पर, समीकरण 5 ये रही और समीकरण 8 ये रही, तो इनको वर्क करके जोड़ने पर मैं स्टेप को भैया लिख रहा हूं ताकि पूरी स्टेप्स लिखी जा सके। तो मैं यहां कैसे लिखूंगा इसे, u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 cos बीटा 1 प्लस v2 cos बीटा 2, ये लो इसका स्क्वायर, प्लस v1 साइन बीटा 1 माइनस v2 साइन बीटा 2, ये इसका होल स्क्वायर। अब इसको आपकी केवल इसकी सिंपल मैथमेटिक्स ही आपको क्या करनी है, सोल्व करनी है। ये लो भाई, अब इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, ताकि समीकरण हल करने की अपने पास जगह इसके अंदर आ सके। देखो भाई समीकरण कैसे बन रहे हैं, तो ये हो गया है u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां इसे अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर मैं खोलता हूं तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा 2 प्लस 2v1 v2 कोस बीटा 1 कोस बीटा 2।
ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लीजिए। तो यहाँ स्टेप्स हो जाएगी v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा 2 माइनस 2v1 v2 साइन बीटा 1 साइन बीटा 2। यहां ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। अगर ये इस तरह की इक्वेशन आ गई है तो फिर देखिएगा इसमें आगे की कहानी क्या बनती है। यहां गौर कीजिएगा, इस स्टेप में v1 स्क्वायर और इस स्टेप में से क्या आ रहा है, v1 स्क्वायर मेरे पास कॉमन आ गया है। तो ये लिखा आ गया है कोस स्क्वायर बीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1। इसी तरह से इस पे आ जाओ आप, v2 स्क्वायर और ये लीजिए v2 स्क्वायर। तो इसके अंदर से भी आपने क्या कॉमन ले लिया है भाई, v2 स्क्वायर को कॉमन ले लिया है। तो इक्वेशन बन गई है कोस स्क्वायर बीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर बीटा 2। अब आगे फिर देखिएगा भैया, यहां इक्वेशन के अंदर अब आप क्या देखेंगे, 2v1 v2 कोस बीटा 1 बीटा 2 और यहां है माइनस 2v1 v2 साइन बीटा 1 बीटा 2। यही तो इक्वेशन मेरे पास बन के आ रही है। अब यहां चलो इसको भी अपन ऐसे ऐसे लिख देते हैं अभी, तो प्लस 2 इसके अंदर और इसके अंदर भी देखो 2v1 v2 कॉमन आ रहा है भाई, 2v1 v2 बिल्कुल कॉमन आ रहा है। 2v1 v2 कॉमन अगर आ रहा है तो मेरे पास क्या बच गया है, इसमें से और इसमें से देख रहा हूं भाई मैं आपकी बार, इसमें से और इसमें से। तो देखो 2v1 v2 कॉमन आ रहा है तो इक्वेशन रह गई है कोस बीटा 1 कोस बीटा 2, फिर माइनस साइन बीटा 1 साइन बीटा 2। ये लो भाई, अब यहां तक की इक्वेशन आ गई है। तो अब देखो इसमें आगे का स्टेप्स क्या आएगा, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 ब्रैकेट के भीतर है कोस बीटा 1 कोस बीटा 2 माइनस साइन बीटा 1 साइन बीटा 2। इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 10। अब आप गौर कीजिए, समीकरण नंबर 9 में u1 स्क्वायर की वैल्यू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है। तो अब मैं क्या कह दूंगा, तो देखो समीकरण 9 से u1 स्क्वायर का मान समीकरण 10 में रखने पर, तो ये मान अगर मैं रखता हूं तो क्या है मान, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब इजिकल टू हो गया है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर टू v1 v2 कोस बीटा 1 कोस बीटा 2 साइन बीटा 1। साइन बीटा 2। यहां तक की स्टेप्स अपने पास आ गई है। अब देखेगा भाई, v1 से v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर से v2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी कि मेरे पास रह गया है ये 2v1 v2 कोस बीटा 1 कोस बीटा 2 माइनस साइन बीटा 1 साइन बीटा 2 इज इक्वल टू 0, या कोस बीटा 1 कोस बीटा 2 माइनस साइन बीटा 1 साइन बीटा 2 इज इक्वल टू 0। या देखिए आप इसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से लिख सकते हो, कोस बीटा 1 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान दें, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू तो होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और अगर कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से अपन इसको बंद कर लिया है। अब देखिएगा इसके आगे का स्टेप, अगर ऐसा है
तो यहां ये जीरो का मीन्स क्या है, मैं इसे कैसा कह सकता हूं, cos β1 प्लस cos β2 इज इक्वल टू cos 90 डिग्री कह सकते हैं, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है भैया, जीरो होती है। अब इसे अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप क्या पाएंगे कि आप पा रहे हैं कि β1 प्लस β2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर यहां मेरे पास आ गई है 11। ये जो 11 इक्वेशन आई है, ये 11 इक्वेशन ये कह रही है कि जब स्थिर पिंड, जब एक स्थिर पिंड से समान द्रव्यमान के गतिशील पिंड की तिर्यक व प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो टक्कर के बाद दोनों पिंड परस्पर कैसे गति करते हैं, लंबवत गति करते हैं। एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष अपन निकाल लिया कि अगर स्थिर पिंड के कोई समान द्रव्यमान का पिंड अगर सीधी तिर्यक प्रत्यास्थ टक्कर कर रहा है तो टक्कर के बाद दोनों पिंड परस्पर कैसी गति करते हैं, लंबवत गति करते हैं। इस रिजल्ट को अपन अब यहां इसमें लिखेंगे। देखो भाई, तो अपन क्या कह सकते हैं रिजल्ट के रूप में, ये कह सकते हैं अर्थात जब एक स्थिर पिंड से, जब एक स्थिर पिंड से समान द्रव्यमान के गतिशील पिंड की, स्थिर पिंड से समान द्रव्यमान के गतिशील पिंड की, अर्थात जब एक स्थिर पिंड से समान द्रव्यमान के गतिशील पिंड की तिर्यक व प्रत्यास्थ टक्कर होती है, पिंड की तिर्यक व प्रत्यास्थ वे प्रत्यास्थ टक्कर होती है, तिर्यक व प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो टक्कर के पश्चात दोनों पिंड परस्पर लंबवत दिशाओं में, तो टक्कर के पश्चात दोनों पिंड परस्पर लंबवत दिशाओं में, जब एक स्थिर पिंड से समान द्रव्यमान के गतिशील पिंड की तिर्यक व प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो टक्कर के पश्चात दोनों पिंड परस्पर लंबवत दिशा में गतिशील होते हैं। परस्पर लंबवत दिशा में कैसे होते हैं, ये गतिशील होते हैं। ये अपन ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक जो है रिजल्ट या यूं कह सकते हैं निष्कर्ष अपन ने इसमें प्राप्त कर लिया है। एक पॉइंट और अपन इसमें नोट लगा के लिख सकते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट है। वो ये कहता है कि अगर समान द्रव्यमान के दो पिंड परस्पर अगर एक दूसरे से लंबवत टकराते हैं तो टक्कर के बाद भी ये क्या करते हैं, लंबवत ही गति करते हैं। अगर टक्कर से पहले लंबवत टकरा रहे हैं तो टक्कर के बाद भी कैसी गति करेंगे, ये लंबवत ही गति करेंगे। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं, देखो एक्स डैश वाई और ये वाई डैश है। अगर मान लिया एक पिंड यूं आ रहा है, दूसरा पिंड यूं है, समान द्रव्यमान के हैं, इस पिंड का भी द्रव्यमान m है और इस पिंड का भी द्रव्यमान क्या है, m है। इसका वेग u1 है और इसका वेग क्या है, u2 है। यहाँ इसका कोण ये α1 है और इसका कोण भी टक्कर से पहले क्या है, α2 है। टक्कर के बाद ये पिंड ऐसे गया m द्रव्यमान का और इसने वेग प्राप्त कर लिया है v1। दूसरा पिंड ये गया, इसका भी द्रव्यमान वही m है और इसने वेग क्या प्राप्त कर लिया है, v2।
इसका कोण बीटा 1 और इसका कोण बीटा 2, यानी कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, यानी यो कह सकता हूं मैं कि जब m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m एवं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बराबर पाई बाई 2, तो बीटा 1 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू भी क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। ये लो, जब m1 बराबर m2 बराबर m एवं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बराबर पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री हो, तो बीटा 1 प्लस बीटा 2 बराबर भी क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। यानी यो कहा जा सकता है नोट में, जब स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड, जब स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड, जब स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड समान द्रव्यमान के पिंड के का पिंड समान द्रव्यमान के, जब स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड समान द्रव्यमान के पिंड के लंबवत प्रत्यास्थ, पिंड के लंबवत प्रत्यास्थ टक्कर, लंबवत प्रत्यास्थ टक्कर करता है, तो टक्कर के पश्चात भी ये लंबवत जाएंगे, तो टक्कर के पश्चात भी ये लंबवत जाएंगे। ये लो भाई, ये एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष और अपन ने निकाल लिया है। यहां अपना चैप्टर जो है वेल अपडेट अपना कंप्लीट हो गया है, जिसमें अपन ने टक्कर से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट पूरे कर लिए हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा है कि जब एक स्थिर पिंड से समान द्रव्यमान के गतिशील पिंड की तिर्यक व प्रत्यास्थ टक्कर होती है, तो टक्कर के पश्चात दोनों पिंड परस्पर लंबवत दिशा में गतिशील होते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित एग्जाम्पल नंबर 6.13, अब उसको अपन अब इसमें सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6.13 जो है उसको अपन अब जो है इसके बाद उसको अपन अब सोल्व करेंगे कि वो एग्जाम्पल है क्या, वो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है जो कि अपन ने प्रूफ कर लिया है। और ये भी अपन ने प्रूफ कर लिया है कि अगर टक्कर से पहले, यानी कि दो पिंड परस्पर लंबवत टकराते हैं और उनका द्रव्यमान अगर समान है और उनमें प्रत्यास्थ टक्कर होती है, तो टक्कर के पश्चात भी वो लंबवत ही क्या करते हैं, गति करते हैं। टक्कर के पश्चात भी वो कैसी गति करेंगे, लंबवत ही गति करेंगे। यहां अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है अकॉर्डिंग टू बुक। अब अपन इसके जो अनसोल्व क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व करेंगे, उससे पहले अपन एग्जांपल नंबर 6.13 को सोल्व करेंगे। देखिए, अपन ने कॉन्सेप्ट जान लिया था। अपन ने कॉन्सेप्ट ये समझा था कि अगर समान द्रव्यमान का पिंड, अगर m द्रव्यमान का पिंड समान द्रव्यमान के स्थिर पिंड से सीधी प्रत्यास्थ टक्कर करता है, तो टक्कर के पश्चात दोनों पिंड परस्पर क्या होते हैं, लंबवत गति करते हैं। एक कॉन्सेप्ट और अपन ने जाना था जिसको अपन ने नोट लगा के लिखा था कि अगर दो पिंड समान द्रव्यमान के परस्पर लंबवत आके टक्कर करते हैं, तो टक्कर के बाद भी क्या होते हैं, वो लंबवत ही जाते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित एक एग्जाम्पल है अपनी बुक का, और वो एग्जाम्पल नंबर है 6.13, यानी छठे चैप्टर का 13वें नंबर का एग्जाम्पल है, जिसको अपन अब सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 6.13, जिसका कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिया है। सिंपल तरीके से अपन सोल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया है तो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक बिलियर्ड खिलाड़ी एक बिलियर्ड खिलाड़ी क्यू, जिसको कि मैं कह सकता हूं एक तरह से क्या होता है, डंडा, या इसे मैं कह दूं यहां पर वो एक प्रथम गेंद। एक बिलियर्ड खिलाड़ी क्यू यानी कि जो एक डंडा है, या इसे मैं कह रहा हूं एक तरह से प्रथम गेंद की स्थिर लक्ष्य, गेंद की स्थिर समान द्रव्यमान
स्थिर समान द्रव्यमान के लक्ष्य। एक बिलियर्ड खिलाड़ी Q की स्थिर समान द्रव्यमान के लक्ष्य, जिसे अपन कह देंगे द्वितीय गेंद, इसे आप कह सकते हैं द्वितीय गेंद, से पृष्ठ सर्पी प्रत्यास्थ टक्कर कर से पृष्ठ सर्पी प्रत्यास्थ टक्कर कर, पृष्ठ सर्पी प्रत्यास्थ टक्कर कर, प्रत्यास्थ टक्कर कर लक्ष्य को Q की गति की दिशा से टक्कर कर लक्ष्य को Q की दिशा से, लक्ष्य को Q की दिशा से, ये कह सकते हैं Q की गति की दिशा से, Q की गति की, Q की गति की दिशा से 37 डिग्री 37 कोण पर की दिशा से 37 डिग्री कोण पर लगी थैली में गिराना चाहता है, पर लगी थैली में गिराना चाहता है। टक्कर के पश्चात Q की गति की दिशा क्या होगी? टक्कर के पश्चात Q की गति की दिशा क्या होगी? देखो भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है तो। इससे इस क्वेश्चन से पहले जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो अगर आपका क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल वन वर्ड क्वेश्चन है। कैसे है देखो, गौर कीजिएगा आप क्वेश्चन को। एक बिलियर्ड खिलाड़ी Q यानी प्रथम गेंद, एक गेंद ये रही भाई, कि स्थिर समान द्रव्यमान के, स्थिर समान द्रव्यमान के, स्थिर समान द्रव्यमान के लक्ष्य यानी कि द्वितीय गेंद, ये मान लो कि दो गेंदें हैं अपने पास, से पृष्ठ सर्पी प्रत्यास्थ टक्कर कर रहा है। ये लो लक्ष्य को Q की गति की दिशा से 37 डिग्री कोण पर लगी थैली में गिराना चाहता है। तो टक्कर के पश्चात Q की गति की दिशा क्या होगी? देखो भैया, पहली गेंद की गति की दिशा 37 डिग्री है और दूसरी की दिशा मुझे क्या करनी है? ज्ञात। ध्यान रहे स्थिर है, समान द्रव्यमान का है लक्ष्य, यानी कि दूसरा जो गेंद है वो स्थिर भी है और कैसी है? समान द्रव्यमान की है, और उसके टक्कर मार रहा है, वो भी प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है। अब आप कॉन्सेप्ट याद करो जो मैंने लिखा था। क्या कॉन्सेप्ट बताया था? कि अगर समान द्रव्यमान की दो गेंदों में टक्कर हो रही है और उसमें लक्ष्य स्थिर है तो टक्कर के पश्चात ये परस्पर लंबवत गति करेंगे, यानी कि β1 प्लस β2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये लो बस सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला। β1 कितना है? 37 डिग्री। β2 मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये लीजिए β2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, कितना रह गया है? 53 डिग्री। ये लो, यानी कि दूसरी जो गेंद है उसकी दिशा हो गई 53 डिग्री। यहां अपने पास ये क्वेश्चन जो एग्जाम्पल था ये अपना कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी वेल अपडेट अपन ने कंप्लीट कर लिया है यहां तक का। अब इसके बाद, इस एग्जाम्पल के बाद अपन अब इसके अनसोल्व जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए बड़े सिंपल तरीके से। बुक में तो इसकी डेरिवेशन को किया है, इसके साथ साथ अपन ने इसकी डेरिवेशन को, कॉन्सेप्ट को पहले ही पढ़ लिया है, या पहले अपन ने उसको डेरिवेशन को कर लिया है।